वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस 5। इससे पहले 4 अलग अलग पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बहुत सारे क्वेश्चंस जो नाउन से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें आर्टिकल का और वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल वाला पार्ट था। तो उसके बाद आज के सेशन में भी नाउन के ही कुछ पॉइंट्स को, जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, उनको लेते हुए आज के सेशन को भी जो है हम आगे लेके चलेंगे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि नाउन में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रेजेस के ऊपर, नाउन फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उनके बारे में भी जिक्र आज के सेशन में किया जाएगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रामर का पार्ट होता है, जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिखेगा, उसमें नाउन और आर्टिकल के कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और नाउन एक बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए नाउन्स की एक्सरसाइज वाला पार्ट है आज के सेशन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज वेटिंग एट द पोर्ट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। एक फ्लीट शिप का जो है वो इंतजार कर रहा है पोर्ट पर, बंदरगाह पे, आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए, कि उनको कोई इंस्ट्रक्शंस मिले जिससे आगे क्या वर्क करना है, उसके लिए वो लोग जो हैं आगे फिर फॉरवर्ड जाएं। तो ये सेंटेंस का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर फ्लीट नाउन है, यहाँ शिप्स नाउन है, यहाँ पोर्ट नाउन है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नाउन है। ध्यान रखिएगा, फर्दर जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। फर्दर का मतलब होता है एक श्रृंखला में आने वाली अगली कड़ी को फर्दर कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है अ टीम ऑफ सेलर्स हैज जस्ट अराइव्ड टू टेक ओवर द शिप। एक टीम सेलर्स की आई है, जस्ट अभी पहुंची है, और वो शिप को टेक ओवर करेगी, मतलब शिप को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनता है। अब देखिए यहां टीम, सेलर्स और शिप, ये 3 नाउन्स हैं। इसका मतलब है इन 3 नाउन्स की जगह को हमें चेक करना है। और साथ में एक बात और चेक करना है कि नाउन के साथ वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना, ये पॉइंट भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस नाउन के सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरीज की वजह से होते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेवरल शीप्स वर सीन इन द फील्ड दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग बहुत सारे शीप्स जो है वो दिखाई दिए थे फील्ड में। शीप्स मतलब भेड़। अब यहां सेंटेंस देखिए, शीप्स वर सीन इन द फील्ड, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें चेक करना है। ये हो गया वर्ब, ये हो गया नाउन और ये भी हो गया नाउन, जिसे हमें चेक करना है। जो जो पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं, पहले नाउन और उसके बाद वर्ब की भी अगर कोई एरर का पॉसिबिलिटी बनती है तो उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए, 2 डियर्स वर बॉट इन द जू दिस वीक। इस वीक जू में 2 डियर्स मतलब 2 हिरणों को लाया गया है। सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है, ये नाउन है, ये वर्ब है जो हमें चेक करना है, जू है, ये भी एक नाउन है जो हम चेक कर सकते हैं। इन 4-5 कैटेगरीज में जो वर्ब है, नाउन है, उनमें हमें देखना पड़ता है एरर्स की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। ठीक है, तो देखिए किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 वर्ड्स निकल रहे हैं जो नाउन की पॉसिबिलिटीज हैं, और उनमें कोई एरर हो सकता है या नहीं हो सकता है। वर्ब के साथ ये हमें डिसाइड करना होगा इन चारों क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, वर्ब और नाउन की इस एक्सरसाइज में हमें नाउन के पॉसिबिलिटीज के पॉइंट्स को चेक करना है, साथ में वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आंसर पे चलते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या आंसर निकला, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज वेटिंग एट द पोर्ट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। सेंटेंस नो एरर है, क्योंकि जहाजों के, पानी के जहाजों के समूह को फ्लीट नाम से ही जाना जाता है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। ठीक है,
जंगी बेड़ा, या फिर हम कहते हैं युद्धपोत, हिंदी में, इंग्लिश में फ्लीट ऑफ शिप्स कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा पानी के जहाज होते हैं, बहुत सारे जहाज हो सकते हैं, और उनका एक पूरा का पूरा एक कारवां जैसा चलता है पानी के ऊपर, और ये जनरली जो है वॉर पे गए हुए शिप्स होते हैं जिनके लिए ये बात यूज की जाती है, ठीक है। तो फ्लीट इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर शिप्स। सेकंड में देखिए टीम नहीं होगा, क्रू होगा, क्योंकि सेलर्स का, पानी के जहाज में जितने लोग होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो चालक दल के सदस्य होते हैं, उनको क्रू कहा जाता है, उन्हें टीम नहीं कहा जाता। टीम तो क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन जैसे गेम्स में जो लोग खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स, उनके ग्रुप को टीम कहा जाता है, ठीक है, खेलों से संबंधित है ये। तो टीम जो है ये यूज किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, जबकि सेलर्स के लिए क्रू वर्ड का यूज किया जाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। और क्योंकि एक क्रू है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए सेवरल शीप्स, गलत है, सेवरल शीप होगा, क्योंकि शीप जो वर्ड है इसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शीप प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, शीप के साथ आर भी आ सकता है और इज भी आ सकता है, और शीप में कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि शीप और डियर ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म इंग्लिश भाषा में मौजूद नहीं है। इन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही इनका प्लूरल और सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाना सही माना जाता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो है ये तो सही है, लेकिन शीप्स की जगह पर शीप होगा, या इसकी जगह पे ये भी कह सकते हैं सेवरल हेड्स ऑफ शीप, ये पॉसिबिलिटी भी यूज की जा सकती है। सिमिलरली फोर्थ में देखिए टू डियर्स नहीं होगा, टू डियर were bought in the zoo this week, ठीक है। तो यहां पर भी डियर वर्ड को प्लूरल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर डियर वर्ड जो है वो भी सेम कैटेगरी का बैठ रहा है। इन दोनों वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म्स जनरली इंग्लिश भाषा में नहीं यूज किए जा सकते हैं। एक ऐसा और वर्ड है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, वो है फिश। फिश शब्द को भी जनरली प्लूरल और सिंगुलर दोनों कैटेगरीज में यूज किया जा सकता है, और इसको प्लूरल जनरली नहीं लिखा जाता है जब तक काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ ना कहें आप। बहुत प्रकार, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्रकार की फिशेस मतलब मछलियां हैं, तो वहां पर तो फिशेस में यस लगा के आप फिश को प्लूरल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तभी से सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमने देखिए नाउन की एक्सरसाइज के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे, जिसमें कई वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस थी। अब चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नाउन के। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ लार्ज फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स इज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट दीज डेज, ठीक है। एक लार्ज फ्लॉक एलिफेंट्स का घूम रहा है फॉरेस्ट में आजकल। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्लॉक, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट और डेज, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन के फॉर्म में माने जा सकते हैं, मतलब हमें इनके हिसाब से चेक करना होगा। और वर्ब भी हमें एक नजर देखना होगा कि सिंगुलर सही है या गलत है। सिक्स क्वेश्चन कहता है आई बॉट योर फ्रेंड अ बुके ऑफ ग्रेप्स एज शी लाइक्स फ्रूट्स। अब देखिए इस सेंटेंस में कह रहा है कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक बुके लाया हूं ग्रेप्स का, क्योंकि उसे फ्रूट्स पसंद है। अब देखिए यहां पर जो वर्ड आ रहा है फ्रेंड, बुके, ग्रेप्स और फ्रूट्स, ये चार ऐसे वर्ड हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं, और इसीलिए एरर की पॉसिबिलिटी अगर होगी, संभावना तो यही होगी, वरना नहीं होगी। एक बात तो ध्यान रखिएगा, इसे बुके पढ़ते हैं, टी जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है ये होता है साइलेंट होता है, मतलब बुकेट नहीं पढ़ा जाता, बुके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें टी वर्ड जो होता है साइलेंट होता है। यह भी इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि उच्चारण की वजह से कई चीजों में गलती होती है अंग्रेजी भाषा में, इसलिए उच्चारण का बेस आइडिया पता होना जरूरी होता है, ठीक है। सेंटेंस जो है इसमें ग्रेप्स के लिए बुकेट वर्ड यूज किया गया है, यह हमें चेक करना है कि बुके सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवेंथ क्या कह रहा है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स वाज गिवन टू हर अलोंग विद द गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के साथ उसे एक बंच ऑफ फ्लावर्स भी दिए गए हैं, और बंच का मतलब है गुच्छा, और फ्लावर्स हो गया, उसके बाद जो है गिफ्ट्स हो गया। तो तीन नाउन इस सेंटेंस में भी हमें मिल रहे हैं जो एरर की पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं, जिन्हें हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में एक बार यह भी देखना जरूरी है कि वर्ब सही यूज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए आंसर क्या निकला इसमें, अ लार्ज फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स नहीं, हर्ड यूज किया जाएगा। फ्लॉक किसके लिए यूज किया जाता है, शीप या
डियर के लिए या बर्ड्स के लिए, ठीक है। जनरली शीप और बर्ड्स के लिए और कभी कभी डियर के लिए भी, हिरणों के झुंड के लिए, भेड़ों के झुंड के लिए और बर्ड्स के झुंड के लिए फ्लॉक शब्द का यूज करना सही माना जाता है। एलिफेंट्स जो होते हैं, जो एक झुंड में जब मूव करते हैं किसी भी जंगल में या फॉरेस्ट में, तो वहां पर हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है, ठीक है। एलिफेंट्स के जत्थे को या झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, ना कि फ्लॉक। फ्लॉक किसके लिए यूज होता है? शीप, डियर और नॉर्मली बर्ड्स के लिए यूज होता है, इसीलिए ये गलत है, इसकी जगह पे ये आएगा। और क्योंकि अ लार्ज है, एक है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब सही है। 6 में देखिए, आई बॉट योर फ्रेंड अ बुकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होगा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों के लिए आप गुच्छा शब्द यूज करते हैं हिंदी में, जिसकी अंग्रेजी है बंच, तो बंच ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, ठीक है। फ्रूट्स के लिए गुच्छे में होने वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनको बंच कहा जाता है, उनका कलेक्टिव नाउन का फॉर्म होता है बंच। बुके जो वर्ड है ये फ्लावर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेम लॉजिक है, इन दोनों का लॉजिक एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है। यहां अ बंच ऑफ फ्लावर्स वाज गिवन टू हर अलोंग विद द गिफ्ट्स कहा गया है, तो यहां पर बंच की जगह पर क्या आ जाएगा? बुके आ जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स के गुलदस्ते को हिंदी में जो गुलदस्ता कहते हैं आप, उसको इंग्लिश में बुके कहा जाता है। तो फ्लावर्स की गार्लैंड होती है मतलब माला, और साथ में बुके होता है मतलब फ्लावर्स का जो होता है गुलदस्ता होता है। तो फ्लावर्स के लिए गुलदस्ता मतलब बुके और गार्लैंड मतलब माला का यूज किया जा सकता है, लेकिन बंच का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंच का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हमने देखा कि दोनों में नाउन की एरर थी और इंटरचेंजेबल थी, ठीक है। चलिए, इससे कुछ बेसिक आइडिया क्लियर होगा। वैसे इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन जब नाउन की कैटेगरी से दिए जाते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। पैसेज को केयरफुली रीड करना है और सबसे अप्रोप्रिएट मतलब सबसे ज्यादा जो बेहतर वर्ड है उसको फिल इन द ब्लैंक में भरना है, ठीक है। देखिए, जो फिल इन द ब्लैंक है ये किसी तरीके के बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर आधारित है, इससे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित वर्ड्स के आंसर होने की संभावना बाकी चीजों के मुकाबले में ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए, the human skeleton is the external, superficial, internal या middle framework of our body. It gives shape and support to the body. Besides, unless, beside या although, it provides protection, makes blood cells, stores minerals and regulates hormones. The spinal cord is an important, eternal, alert या insignificant part of our body। यहां पर देखिए, हमने वर्ड्स को अटैच करते हुए उनको साथ में लगाते हुए इसको पढ़ा और देखा और अंदाजा लगाया कि इन वर्ड्स के साथ जब बैठे गए ये वर्ड्स को बैठाया जाएगा इन फिल इन द ब्लैंक्स में, तो रिदम में सुनने में सेंटेंस कैसा लगेगा, पूरा पैराग्राफ कैसा लगेगा, हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया। अब देखिए, मीनिंग्स के साथ अटैच करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन मतलब इंसान का जो स्केलेटन होता है, बॉडी का अंदर जो होता है, अस्थियों का जो हिस्सा होता है पूरा जो है, वो जो है इज द एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल है मतलब ऊपरी तौर पे है, या इंटरनल है या मिडिल फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का, वो शेप और सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को। और साथ में बिसाइड्स, इट वर्क्स या प्रोवाइड्स, या बिसाइड्स या अनलेस या बिसाइड या ऑल्दो इट प्रोवाइड्स, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और ब्लड सेल्स भी बनते हैं, और साथ में जो है स्टोर करता है मिनरल्स को और रेगुलेट करता है हार्मोन्स को। ये सारे काम जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ह्यूमन स्केलेटन होता है, उसके होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है, एटर्नल चीज है, और या हम कह सकते हैं अलर्ट है या सिग्निफिकेंट चीज है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वर्ड सही बैठेगा ये मीनिंग के आधार पे हमको यहां पर बैठाने होंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ये सब के सब सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो इसमें मेंशन्ड है, इसलिए जो सबसे बढ़िया मीनिंग में, ग्रामर में, लॉजिक में और सेंटेंस के रिदम में सही बैठेगा उसी को हम आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, द रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर लंग्स एंड हार्ट। रिब केज जो होता है हमारा, रिब्स जो होती हैं वो जो पसलियां होती हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। टू इंक्रीज द वैल्यू या लेंथ या स्ट्रेंथ या एबिलिटी
ऑफ आवर बोन्स, बोन्स की वैल्यू को, लेंथ को, स्ट्रेंथ को या एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वी शुड इंक्लूड कैल्शियम इन अवर डाइट, हमें अपने डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ, लेंथ, वैल्यू या एबिलिटी बढ़ेगी। ऑल अवर फंडामेंटल या सीक्रेट या सेकेंडरी या वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो अस्थियों से बना हुआ जो हिस्सा होता है हमारे बॉडी का, जितनी भी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से जो है फंडामेंटल है या सीक्रेट है या सेकेंडरी है या वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो सब प्रोटेक्टेड रहते हैं इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस जो मीनिंग बता रहा था वो हमने आपके सामने रीड कर दिया, ठीक है, और वर्ड्स को उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बैठाते हुए। अब हमें डिसाइड करना है कि जो आंसर हमने सोचा होगा वो कौन सा सही निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ये क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसीलिए बायोलॉजी से रिलेटेड और जोलॉजी से रिलेटेड और साथ में हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड वर्ड्स के आंसर होने की संभावना बाकियों के वर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद। देखिए आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या निकला। द ह्यूमन स्केलेटन इज द एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है। भाई अंदर क्या है, तो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल तो ऑर्गन्स होते हैं, मिडिल का कोई मतलब नहीं है और साथ में सुपरफिशियल ऊपरी तौर पे नहीं है, ये एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है, हमारे बॉडी को रूप और आकार देने वाली चीज है स्केलेटल सिस्टम। ये शेप सपोर्ट देता है बॉडी को, बिसाइड्स, इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करता है, देखिए बिसाइड का मतलब होता है टू बी ऑन आइदर साइड, किसी के लेफ्ट या राइट में बैठे हैं तो बिसाइड होगा, ठीक है। ऑल्दो का मतलब के अलावा, के बावजूद, फिर भी, और अनलेस का मतलब है अदरवाइज, मतलब वार्निंग देने वाला शब्द है, तो सही वर्ड क्या हो बैठेगा, बिसाइड्स, के अलावा। सेंटेंस कह रहा है कि इसके अलावा, शेप और सपोर्ट देने के अलावा जो है भी कुछ उसके काम होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। ये प्रोटेक्शन देता है हमें ब्लड सेल्स को और बनाता है, स्टोर करता है मिनरल्स को, रेगुलेट करता है हार्मोन्स को। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। बेकार, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, बेकार, जिसकी वैल्यू ना हो। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तो सारा बॉडी का फ्रेमवर्क टिका होता है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इनसिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट का मतलब है अनइंपॉर्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं है। तो अलर्ट का सेंस का मतलब नहीं बनता, एटर्नल का मतलब जो चीज हमेशा से रहे, शुरुआत से अंत तक, या जिसका कोई आदि या अंत ना हो, उसे एटर्नल कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड का मीनिंग नहीं बैठ सकता, इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या क्या आंसर है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर लेंस एंड हार्ट टू इंक्रीज द वैल्यूज, लेंथ या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किसकी, बोन्स की स्ट्रेंथ को। भाई बोन है, उसकी बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाने के लिए ही तो, एबिलिटी तो इंसान की होती है, बोन्स की स्ट्रेंथ होती है, बढ़ाने के लिए हमें अपने डाइट में जो है कैल्शियम को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। ऑल अवर फंडामेंटल या सीक्रेट या सेकेंडरी या वाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के लिए क्या यूज किया जाता है, वाइटल, मतलब जरूरी ऑर्गन, जिनके बिना हमारा बॉडी फंक्शन नहीं कर सकता, जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, ऐसे जो वैल्यूएबल जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, ये सब क्या है, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ये इनके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं इस स्केलेटल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। फंडामेंटल ऑर्गन्स इसलिए नहीं, क्योंकि फंडामेंटल वर्ड यहां सही नहीं बैठेगा। फंडामेंटल वर्ड आप कहां यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीजों पे यूज करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वर्ड चॉइस भी होती है, बहुत जगह पे वर्ड चॉइस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे अगर कोई क्लोज टेस्ट इस समय मान लीजिए हम डिस्कस कर रहे होते, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होता, तो ऐसी परिस्थिति में फंडामेंटल वर्ड ड्यूटीज और राइट्स के लिए बिल्कुल सही बैठता। लेकिन क्योंकि ये जोलॉजी से रिलेटेड है, तो जोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स में वाइटल वर्ड ज्यादा अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है, जिस सब्जेक्ट को आधार बना करके इसे बनाया गया उससे रिलेटेड वर्ड्स के आंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट में। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी मिसलिनियस का ही था। इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या है, एरर डिटेक्शन है, ग्रामर का एरर डिटेक्शन है। अब इस सेंटेंस में हमें ग्रामर का एरर डिटेक्शन डिसाइड करना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज नो लॉन्ग अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर ओइंग टू एरोजन।
कह रहा है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, जो एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, वो कोई अब रह नहीं गया है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें इरोजन शुरू हो गया। इरोजन मतलब कई जगहों से वो टूट फूट गई है, कई जगहों से उस चाइना की जो वॉल है उसमें भी जो है धीरे धीरे, भाई हजारों साल या लाखों साल जब हो जाते हैं या कई सौ साल बीत जाते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो हमेशा 100% सही और रहे और टिकी रहे, क्योंकि बहुत तरीके के बारिश, गर्मी, जाड़ा, बरसात, तूफान, इन सब को झेलने की वजह से जो बिल्डिंग होती है उसमें भी चीज़ें टूटना फूटना शुरू होती है, पत्थर और मिट्टियां अलग होने लगती है, उसमें जो जिस तरह से उसे बनाया गया होता है उसको, वो भी चीज़ें जो है धीरे धीरे इरोजन में होती हैं या ख़त्म होने लगती हैं। तो कह रहा है कि इरोजन की वजह से जो है, क्लाइमेट की वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो भी एक लगातार बना हुआ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं रह गया, मतलब कई जगहों से टूट फूट गया है। ठीक है, अब देखिए पहले पोर्शन में अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर, सेकेंड है इज नो लॉन्ग, तीसरा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और चौथा है ओइंग टू इरोजन। इनमें से कोई एक वर्ड जो है किसी एक पार्ट में एरर है जिसको हमें देखना है। अब देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताना चाहूंगा कि कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक इमारत होती है तो उसके पहले द का इस्तेमाल करना कंफर्म होता है, इसीलिए आर्टिकल द का इस्तेमाल सही है। अब ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है तो अ यहां पर स्ट्रक्चर के लिए आया, स्ट्रक्चर कॉमन नाउन है तो अ सही है। ओइंग टू इरोजन का मतलब है की वजह से, तो ओइंग टू का यूज किया जाता है, और इसके बाद जो भी वर्ड लगाया जाता है वो कारण बताता है जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एरर वाला पार्ट है वो पार्ट कहां पर बैठेगा, अगर बात की जाए तो सेकंड वाले पार्ट में एरर की संभावना है, क्योंकि जब हम हिंदी में ये कहते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं रह गई है अब, तो हम नो लॉन्गर कहते हैं। ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अब नो लॉन्गर कॉन्टिन्यूअस, अब इस समय एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं रह गई है। ठीक है, ओइंग टू इरोजन, इरोजन की वजह से। तो जैसे हम कहते हैं नो लॉन्गर नीडेड, हम कहते हैं भाई योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड, मतलब आपकी सर्विसेज की जरूरत अब और नहीं। अब और नहीं कहा जाए तो इंग्लिश में क्या होता है, नो लॉन्गर नीडेड। तो ध्यान रखिएगा, नो लॉन्गर का मतलब है अब जिस चीज की आगे जरूरत नहीं है, या जो चीज अब और आगे चल नहीं पाएगी, उसके लिए कहते हैं नो लॉन्गर इन यूज, या नो लॉन्गर नीडेड, या नो लॉन्गर अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। इसीलिए यहां पर नो लॉन्ग नहीं, क्योंकि लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है, तो यहां पर हम लंबे होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब ये इतनी लगातार होने वाली एक प्रक्रिया नहीं रह गई है, इतनी बड़ी लगातार कॉन्टिन्यूअस जो वॉल बनी हुई थी नहीं है, कई जगहों से वो टूट फूट गई है, ये कहने का मतलब है यहां पर। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग की जगह पर लॉन्गर रखने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जिसको हमें डिसाइड करना है। पहला है सॉलिटरी, दूसरा है इंडिविजुअल, तीसरा है क्राइटेरिया, और चौथा है लेजिबल। ठीक है, तो इनमें से कोई एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग वाला एरर है, जिसको हमें कंफर्म करना है, डिसाइड करना है। ठीक, सॉलिटरी वर्ड जो है इसका मतलब होता है लोनलीनेस या अलग रहना, या दुनिया से, लोगों से, क्राउड से दूर रहना। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेले व्यक्ति के लिए कहा जाता है इंडिविजुअल। क्राइटेरिया का मतलब होता है पैमाना किस चीज को नापने का, और लेजिबल जो वर्ड है इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो पढ़ने लायक हो, जिसे आप पढ़ सकें, उसे लेजिबल कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से जो स्पेलिंग है मिस्टेक वो किसमें था, फोर्थ वाले पार्ट में, क्योंकि फोर्थ वाले पार्ट में जो वर्ड है वो सही है LEGIBLE है, ना कि LEDGIBLE है, डी यहां पर बेकार लिखा हुआ है। लेजिबल का मतलब है दैट इज क्लियर एनफ टू बी रेड इजिली, जिसे आसानी से पढ़ी जा सकती है जो हैंड राइटिंग, उसे हम लेजिबल कहते हैं। लेजिबल है, अगर आप कहते हैं इलेजिबल है, मान लीजिए लेजिबल के पहले हम इल लगा दें, ILL, इलेजिबल कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पढ़ने लायक नहीं है, ये लिखावट जो है, लिखावट पढ़ने लायक नहीं तो इलेजिबल है, और पढ़ने लायक है तो लेजिबल है। तो इसके स्पेलिंग LEGIBLE होता है, इसीलिए ये आंसर था, ये गलत था, इसकी जगह पे ये होना चाहिए। अब देखिए सॉलिटरी का मतलब क्या है, डन अलोन या विदाउट अदर पीपल। सॉलिटरी का मतलब ही है अलग रहना, बिल्कुल अलग थलग रहना। ठीक है, तो मीनिंग पता होना जरूरी है। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटोनिम चाहिए इस वर्ड का, हमें इस शब्द का वर्ड ऑपोजिट डिसाइड करना है। ओपोनेंट का ऑपोजिट क्या होगा, पहला है सपोर्टर, दूसरा है प्रोफेसर, तीसरा है मेंटोर, और चौथा है प्रेजेंटर। ठीक है, ये चार में से एक वर्ड ओपोनेंट शब्द का ठीक ऑपोजिट है,
ओपोनेंट और ऑपोजिट देखिए मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई आपके ओपोनेंट व्यक्ति है इसका मतलब वो आपके खिलाफ है, तो जो आपके खिलाफ है आपके ऑपोजिट है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका वो अपोजिट होना चाहिए वो चीज जो आपके साथ है, मतलब आपको मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ओपोनेंट का जो एंटोनिम है जो कहा जाए वो होगा सपोर्टर, ठीक है। मेंटोर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपका गाइड हो और आपको सही चीज के लिए गाइड करे लाइफ में, आप जिसको क्रेडिट दें, आप कहें भाई ये व्यक्ति मेरा मेंटोर है, मतलब मैं आज जो भी हूं वो इस व्यक्ति की वजह से हूं। गाइड का, टीचर का सिनोनिम मेंटोर होता है। प्रेजेंटर का मतलब जो प्रेजेंट करे किसी चीज को कहीं भी स्टेज पे, उसे प्रेजेंटर कहते हैं। प्रोफेसर आप जानते ही, ठीक है। तो देखिए यहां थर्ड क्वेश्चन में ऑपोजिट वर्ड जो है वो हमने डिस्कस किया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और कह रहा है सेंटेंस में कि सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना है, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में अंडरलाइन देखिए पार्ट क्या है, यहां से यहां तक, इसे रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इनमें से किसी एक ऑप्शन से अगर जरूरी है तो, और अगर जो लिखा है ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को ही सही मानेंगे और इन दैट केस सेकंड वाले ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा अगर इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना, मतलब है ग्रामर ही लेकिन कई सारे सेंटेंसेस को चेक करना है, सेंटेंस के एक पार्ट को चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उसके साथ देखिए वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ये देखिए प्लूरल वर्ब है, और उसके बाद आर बी यूज्ड है, ठीक है, इसमें व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो जो है अबाउट एन एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट, एक एम्बैरेस करने वाले, मतलब आपको जो है शर्मिंदा करने वाले सब्जेक्ट या चीज के बारे में बात करते समय आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इस्तेमाल करने चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिले, ठीक है। ऐसी बात करते समय आपको थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पे हो सकता है जिस व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नाराज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर यूज्ड व्हाइल सीक इंफॉर्मेशन, आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन चारों में से कौन सा सही है, तो देखिएगा सेंटेंस में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर डिसाइड होता है। लेट्स गो फॉर द आंसर्स। देखिए आर बी यूज नहीं होगा, आर के बाद हम यूज करते हैं तो बीई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर ये सही होता तो सेंटेंस नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड की कैटेगरी में आ जाता। आर यूज्ड व्हाइल सीक नहीं होगा, व्हाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आता है इसलिए सीक लिखा हुआ, इसकी जगह सीकिंग होना चाहिए इंफॉर्मेशन, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। थर्ड वाले में आर यूज नहीं, आर के बाद पैसिव वॉइस में आता है तो ईडी होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था, इसलिए ये कैंसिल। और सही ऑप्शन क्या हो गया, आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर लॉजिक मीनिंग में सब में सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द फिफ्थ क्या है, द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, खुद को अपनी जान ले लेना या खुद को मार लेना, इसको, इस एक्शन को क्या कहा जाता है। पहला है पैरिसाइड, दूसरा है होमिसाइड, तीसरा है सुसाइड और चौथा है जेनोसाइड। इनमें से कोई एक वर्ड है, साइड वर्ड याद रखिएगा, साइड का मतलब होता है किलिंग से, किलिंग को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, CIDE। ये वर्ड जहां भी लगेगा वहां किलिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। खुद की जान लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए गो फॉर द आंसर्स। हाँ, बाकियों के मीनिंग हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर आंसर क्या था, हम सब जानते हैं, खुद की जान लेना सुसाइड कहलाता है। पैरिसाइड का मतलब है द किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, किसी रिलेटिव या पेरेंट की जान लेना, पैरिसाइड। पेरेंट से याद रखिएगा, पेरेंट मतलब पेरेंट्स माँ बाप है या रिश्तेदार है, उनमें से किसी की जान लेना पैरिसाइड कहलाता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। और होमिसाइड का मतलब है द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मर्डर। मर्डर को होमिसाइड कहा जाता है। यूएस और यूके जैसे देशों में होमिसाइड वर्ड ज्यादा यूज होता है, ठीक है। होमिसाइड का मतलब है कि इलीगली किलिंग अ पर्सन और अनदर, फॉर दैट इज मर्डर का सिनोनिम है, लेकिन उनके यहाँ होमिसाइड वर्ड ज्यादा यूज होता है। और जेनोसाइड का मतलब है द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन। किसी रिलीजन से रिलेटेड बात की जाए, किसी धर्म से रिलेटेड बात की जाए
या किसी पर्टिकुलर रेस या प्रजाति से रिलेटेड बात की जाए, पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देना जेनोसाइड कहलाता है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे हत्याकांड होता है जिसमें बहुत हजारों लाखों लोगों को, किसी पर्टिकुलर रेस या प्रजाति के या देश के किसी धर्म के लोगों को मार दिया जाए या कास्ट के लोगों को एक साथ मार दिया जाए, तो इसको जो है जेनोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मास मर्डर को कहा जाता है। ठीक, तो देखिए आज के सेशन में हमने कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इसके पहले हमने बेसिकली नाउन और आर्टिकल से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपका फ्रूटफुल रहा हो और आपने कुछ चीजें सीखी हो जो प्रीवियस पेपर से लिए गए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की थी, बेसिक आइडिया को क्लियर करने वाली। और आज का सेशन आपका जरूर, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, that would be all for today. Thank you and take care.